नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। हमारा टॉपिक चल रहा था यूरिया निर्माण यानी यूरेन फॉर्मेशन। उसकी हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि सबसे पहले हमारी जो वृक्कक धमनी है वो एक वृक्कक में घुसती है। उस वृक्कक में 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं यानी 10 लाख फैक्ट्रियाज पाई जाती है जो यूरिया का निर्माण करती हैं। और उसमें कुछ कुछ हमने जाना भी था कि कैसे कैसे निर्माण होता है। और अभी तक हम जान चुके हैं कि जो अभिवाहिनी धमनी है वो आगे जाकर ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है जहां से परानिस्यंदन होता है। ये आगे जाकर किस में बदल जाती है? अपवाही धमनी में। और यहाँ पर पाया जाता है बोमेन संपुट जिसमें परानिस्यंदन की क्रिया होती है। हमें पता है यूरिया निर्माण जो है वो 3 स्टेप में होता है। पहला परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा पुनरावशोषण जिसे हम वर्णात्मक पुनरावशोषण कहते हैं, और तीसरा है स्त्रावण। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में जरूर देख लीजिए। इसमें हमने पहला स्टेप शुरू कर दिया था परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि जो बोमेन संपुट है उसमें जब परानिस्यंदन की क्रिया होती है तो वो अनावश्यक रूप से होती है, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बोमेन संपुट में गलती से आ जाती है। जैसे ये ग्लोमेरुलस पाया जाता है और ग्लोमेरुलस में जब परानिस्यंदन की क्रिया होती है तो यहाँ से कुछ मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जल आ जाता है, यूरिया आ जाता है, ग्लूकोज और आयंस भी आ जाते हैं जो हमें बाहर नहीं निकालने हैं, हमारे शरीर के लिए वो आवश्यक हैं। तो ये आगे जाकर किसका निर्माण करती है? कैपिलरीज का निर्माण करती हैं, केशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये केशिका क्या करती है? इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इसमें अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे अधिक मात्रा में जल, आयन और ग्लूकोज को तो वापस अवशोषण कर लेती है, और रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं शेष उनका स्त्रावण कर देती है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि परानिस्यंदन की क्रिया होती क्यों है, कितना दाब लगता है जिसके कारण वो जो रुधिर का प्लाज्मा या तरल भाग है, यूरिया, जल, आयन, वो नीचे बोमेन संपुट में क्यों आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है GFR। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस परानिस्यंदन, या फिर हम इसे निस्यंदन भी कह सकते हैं, दर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब है कि जो ग्लोमेरुलस है उससे कितना रक्त निकल रहा है, या फिर उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कितना प्लाज्मा निकल रहा है। वैसे तो हमको पता है कि ग्लोमेरुलस ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है केवल दर्शाने के लिए कि ये ग्लोमेरुलस, मान लो ये ग्लोमेरुलस है। अब इसके नीचे बोमेन संपुट पाया जाता है। अब यहां से कुछ ब्लड प्रेशर होता है जिसके कारण इसमें जो तरल भाग है, या फिर हम उसे निस्यंद भी कह सकते हैं, वो बोमेन संपुट में आ जाता है। तो GFR का मतलब होता है कि ये जो निस्यंद बाहर आ रहा है ब्लड प्रेशर के कारण, ये कितनी मात्रा में आ रहा है, उसकी दर कितनी है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 125 ml प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में जो निस्यंद बोमेन संपुट में आता है उसका मान 125 ml है। अब ऐसा नहीं है कि एक बोमेन संपुट में, जैसे ये हमने एक ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट यानी मैलपीघिकाय बनाया है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक नेफ्रॉन में इतना रक्त निकल जाता है, निस्यंद निकल जाता है। ये टोटल जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे एक वृक्कक यहाँ पर पाया जाता है, इसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और इसके अंदर 10 लाख, तो ये कितने हो गए? टोटल 20 लाख नेफ्रॉन्स हो गए। और 20 लाख नेफ्रॉन्स टोटल मिलाकर 1 मिनट में 125 ml निस्यंद बोमेन संपुट में डाल देते हैं। तो अब आप कहोगे कि 1 मिनट में तो ये तो बहुत कम है, 100 ml इतना सा होता है, और ये है 125 ml 1 मिनट में।
लेकिन अगर हम एक दिन की बात करें तो वो होगा 180 लीटर। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि GFR का मान कितना होता है। वो मिनट में भी पूछ सकता है और दिन में भी पूछ सकता है। तो मिनट में आपको याद रखना है कि जो टोटल 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं वो मिलाकर एक मिनट में 125 ml निस्यंद बाहर निकाल देते हैं। और अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 180 लीटर। या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकता है कि एक किडनी में एक दिन में कितना निस्यंद बाहर निकाला जाता है। तो टोटल एक दिन में 180 लीटर, तो एक अगर किडनी की बात करें तो 90 लीटर प्रतिदिन। वैसे तो ये बहुत कम बार पूछता है, ज़्यादातर 180 लीटर प्रतिदिन या 125 ml प्रति मिनट का ही पूछता है। ये जो GRF है, ग्लोमेरुलस परानिस्यंदन दर है, इसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी जो लाइव चैट नीचे चल रही हैं उनमें आप लिखकर बताइए कि ये आपको समझ में आया या नहीं। तो चलिए आज का हमारा मेन टॉपिक परानिस्यंदन शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया कि परानिस्यंदन का मतलब होता है ऐसा निस्यंदन जो दाब के कारण उत्पन्न होता है। दाब के कारण जो छनन होता है उससे हम क्या कह सकते हैं, परानिस्यंदन कह सकते हैं। जैसे यदि हमने एक छलनी ले ली और उसमें पानी डाल दिया तो वो सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा। लेकिन यदि हम इस पानी के ऊपर पिस्टन लगाकर इसके ऊपर दाब लगाएं तो ये जो पानी है इस छलनी में से कैसे निकलेगा, फव्वारों के रूप में निकलेगा बाहर, यानी प्रेशर के कारण निकलेगा। तो इस छनन को हम क्या कह सकते हैं, इस निस्यंदन को हम क्या कह सकते हैं, परानिस्यंदन कह सकते हैं। तो ये जो परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया है, यही हमारे बोमेन संपुट या फिर हमें कह सकते हैं मैलपीगी काय के अंदर होती है। जैसे ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में हमें पता है कि इसमें क्या होता है, परानिस्यंदन की क्रिया होती है। और परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा जो हमारा निस्यंद है वो बोमेन संपुट में डाल दिया जाता है। यानी इसके अंदर जो तरल भाग है, जल, यूरिया, आयन और ग्लूकोज है, वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। वो कितने होते हैं, 125 ml प्रति मिनट। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इसके अंदर जो रक्त पाया जाता है वो यहां पर गति क्यों करता है। कोई दाब लग रहा होगा तभी तो गति कर रहा है। ये ब्लड वेसल्स के से जो तरल भाग है वो बोमेन संपुट में क्यों आता है, यही हमें आज इस वीडियो में जानना है। यहाँ पर हमें पता है मैलपीगी काय के अंदर होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ग्लोमेरुलस रक्त केशिकाएं होती हैं, इनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है। हमें पता है कि जो अभिवाही धमनी है वो अपवाही धमनी से थोड़ी मोटी होती है। तो यहाँ से जितना रक्त आता है वो उतना रक्त यहाँ से जाता नहीं है। यानी इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है वो केशिकाओं का गुच्छा है, उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बन जाता है, रक्त का दबाव बन जाता है। यानी जितना रक्त उसके अंदर जा रहा है उतना निकल नहीं रहा है, तो उसके अंदर दबाव बन जाएगा, यानी प्रेशर बन जाएगा। तो उस प्रेशर के कारण यहाँ पर जो एंडोथीलियम की लेयर पाई जाती है उसके अंदर हमने पढ़ा था फेनेस्ट्रा होल्स पाए जाते हैं, फेनेस्ट्रा नाम के छिद्र पाए जाते हैं। तो उन छिद्रों से जो तरल भाग है वो इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। तो एक दाब लग रहा है यहाँ पर, रुधिर का दाब जो ग्लोमेरुलस के अंदर उत्पन्न हो रहा है, इस दाब को हम कहते हैं, तो पहला दाब हम लिख लेते हैं GBHP। इस दाब को GBHP कहते हैं। अब GBHP क्यों कहते हैं, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसका मान कितना होता है, इसका मान 60 mmHg होता है। ये तो हमको पता है कि mmHg जो है वो दाब मापने की एक इकाई है। तो ये जो दाब आ रहा है रुधिर के कारण, जैसे यहाँ पर ब्लड आ रहा है और यहाँ से उतना निकल नहीं रहा है, तो ये जो ब्लड है इसके अंदर, उसके अंदर प्रेशर बन जाता है और उस प्रेशर के कारण हमारा जो इसके अंदर तरल भाग है वो बोमेन संपुट में आ जाता है। तो वो जो प्रेशर है इस यहाँ से
ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है वो प्रेशर कितना है, 60 mmHg। उसका नाम क्या है, GBHP। यहां तक समझ में आया? अब आगे चलें। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो हम जब सारे दाब पढ़ा देंगे तो उसके बाद में लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। तो पहला दाब तो हो गया हमारा GBHP, जो ग्लोमेरुलस के अंदर रक्तधुरी के दाब के कारण उत्पन्न होता है। अब हमने जब परासरण विचरण की क्रिया समझी थी तो उसमें समझा था कि यदि आयन अंदर ज्यादा होंगे तो वहां पर जो परासरण की रेट है, दर है, वो कम हो जाती है। यानी इसके अंदर ब्लड प्रेशर है और उस ब्लड प्रेशर के कारण यानी GBHP के कारण रुधिर का कुछ तरल भाग बोमेन संपुट में आ जाता है। अब जब बोमेन संपुट के अंदर जो तरल भाग है वो आ गया है तो हम सबको पता है कि जब किसी पदार्थ के अंदर किसी चीज के अंदर कोई पदार्थ होता है और फिर वही पदार्थ और डाला जाता है तो वो पदार्थ जो है, इसके अंदर जो पदार्थ है वो उसका विरोध करता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि यदि हम बैलून के अंदर और पानी डालना चाहें, जैसे पानी पहले से भरा हुआ है और यदि और पानी डालना चाहे तो बैलून के अंदर जितना पहले से पानी होता है वो जब नया पानी आता है उसके अंदर तो वो उसका विरोध करता है। यानी जब खाली बैलून होता है, खाली गुब्बारा होता है, यदि उसके अंदर हम पानी भरते हैं तो वो जो दर है वो पहले ज्यादा रहेगी और जैसे जैसे उसके अंदर पानी बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर का जो पानी है वो उस पर दबाव लगाना शुरू करेगा, यानी उसका विरोध करेगा, तो वो जो पानी भरने की दर है वो कम हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जो GBHP लग रहा है, रुधिर के कारण अंदर से जो दबाव लग रहा है वो पूरा नहीं लगता है। आप क्या सोचते हो कि 60 mmHg से रुधिर हमारा अंदर आता है? यहाँ पर इसके अलावा और भी अपोजिट बल लग रहे होते हैं। तो पहला बल तो यही हो गया कि इसके अंदर जो द्रव पहले से भरा हुआ है वो जब नया द्रव आता है तो उसका विरोध करता है। इस दबाव को हम कहते हैं CHP। इस दबाव को हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी जो बोमेन संपुट है उसके अंदर जो जल है उसके कारण जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसे हम CHP कहते हैं। कितना होता है हमें पता है, बहुत नगण्य मान होता है इसका। जब हमें पता है जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं या फिर पानी भरते हैं तो उसके अंदर पहले से जितना पानी होता है वो विरोध करता है, दर को घटा देता है, लेकिन दर को विपरीत नहीं करता है। यानी उसका जो विरोध का बल है वो उससे कम होता है, जो अंदर से जो दबाव आ रहा है उससे कम होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो मैल पीगी काय के अंदर CHP होगा वो भी कम होगा, यानी ये जो द्रव वापस दाब लगा रहा है ये इसकी तुलना में बहुत कम होगा। तो ये हो गए हमारे दो बल। पहला बल तो हो गया GBHP, यानी जो ब्लड है ग्लोमेरुलस में वो जब दबाव लगाता है तो उस दबाव के कारण हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसका तरल भाग बोमेन संपुट में आ जाता है। तो वो दाब कितना होता है, 60 mmHg। और दूसरा प्रेशर होता है CHP का मतलब क्या होता है, जो ब्लड हमारे इसके अंदर से ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में आया, जो रक्त का तरल भाग वो दबाव वापस लगाता है। यानी जब तरल भाग एक बार पहले प्रवेश कर जाता है कुछ तरल भाग, और जब दोबारा कुछ और तरल भाग प्रवेश करता है तो वो पहले से जो तरल भाग है वो उसका विरोध करता है, यानी वापस से दबाव लगाता है। वो दबाव कितना होता है, 20 mmHg। तो ये दो बल समझ में आ गए कि ब्लड अंदर से 60 mmHg प्रेशर लगा रहा है और बाहर से जो बोमेन संपुट में तो तरल भाग है वो वापस से उसके अंदर दबाव लगा रहा है, वो कितना है, 20 mmHg। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक प्रेशर बच रहा है जो क्या करता है, इस GBHP का विरोध करता है। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, उसका नाम है ओस्मोटिस। ये इस टॉपिक से अलग है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके जब हम अर्थ बताएंगे तो वो अर्थ बहुत सारी जगह उपयोग होगा। तो अगर अभी यहाँ पर समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो
जल से प्रेम करते हो, जल से प्यार करते हो। तो ओस्मोलाइट्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे पदार्थ जो जल से प्यार करते हो यानी जल के साथ रहना पसंद करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओस्मोलाइट्स कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो प्रोटीन, ग्लूकोज और आयन। हमें पता है कि जो प्रोटीन, ग्लूकोज और आयन है वो जल के साथ प्यार करते हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ओस्मोलाइट्स कह सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये हमेशा जल के साथ रहते हैं। जैसे ये जल है हमारा, तो इस जल में हमें प्रोटीन, यानी अगर हम ब्लड की बात करें हमारे अंदर, तो उसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज और आयन हमेशा मिलेंगे। जैसा कि हमको पता भी है कि यहाँ से जो परानिस्यंदन की क्रिया होती है, तो यहाँ से क्या क्या निकलता है? रुधिर का तरल भाग निकलता है। यानी जब यूरिया के साथ जल निकलता है तो जल के साथ ग्लूकोज और आयन भी चले जाते हैं, क्योंकि वो ओस्मोलाइट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जल है उसके साथ हमेशा प्रोटीन, ग्लूकोज और आयन मिलेंगे। और यदि हम जल को बाहर निकाल दें, आयन से अलग कर दें, तो जो जल है वो आयन की तरफ गति करेंगे। और यदि जल आयन की तरफ गति नहीं कर रहे हैं तो जो आयन है वही जल की तरफ गति कर जाएंगे। इसका मतलब समझ में आया कि जो ओस्मोलाइट्स हैं यदि वो बाहर रखे हुए हैं और जल उनके साइड में है, तो जो जल है वो उनकी तरफ भागेगा। और यदि जल नहीं भाग सकता तो जो ओस्मोलाइट्स हैं वो जल की तरफ भागेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा दाब पढ़ते हैं इसके अंदर। अभी हमने पढ़ा कि जो जल है उसके साथ हमेशा प्रोटीन, ग्लूकोज और आयन हमेशा रहते हैं। तो यहाँ से जो जल निकलता है उसके साथ भी हमेशा प्रोटीन, ग्लूकोज और आयन रहने चाहिए। तो जब जल निकलेगा तो जो ग्लूकोज और आयन है वो तो इसके अंदर से निकल जाएंगे, फेनेस्ट्रा के अंदर से निकल जाएंगे। लेकिन जो प्रोटीन है उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। वो उन फेनेस्ट्रा, यानी जो एंडोथेलियम हमने लेयर पढ़ी थी उनमें फेनेस्ट्रा होल्स पाए जाते हैं, उनके माध्यम से ग्लूकोज, आयन और जल तो निकल जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है वो आकार में बड़ी होती हैं। इसका कारण वो उन फेनेस्ट्रा से नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ओस्मोलाइट्स हैं वो जल से दूर हो रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि यदि ओस्मोलाइट्स जल की तरफ नहीं जा सकते हैं तो जो जल है वही ओस्मोसाइट्स की तरफ जा सकता है। जैसे अगर हम इसको प्रोटीन का मतलब समझें, ओस्मोलाइट्स प्रोटीन भी समझ सकते हैं, तो ये हमारी प्रोटीन हो गई। अब इसमें होता क्या है कि यदि जल को प्रोटीन से अलग किया जाएगा तो जो जल है वो प्रोटीन की ओर भागने की कोशिश करेगा, और या फिर जो प्रोटीन है वो जल की ओर भागने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके बीच में फेनेस्ट्रा होल्स हैं। अब उन होल्स से प्रोटीन तो बाहर नहीं आ सकती है, लेकिन जल वापस जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रुधिर वाहिनियों में जो प्रोटीन है उनके कारण वो प्रोटीन हमारे बोमेन संपुट के अंदर जो तरल भाग है उसको खींचने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसको खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ से जो तरल भाग जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रेशर होता है वापस खींचने का ओस्मोलाइट्स को, इसको हम कहते हैं बीसीओपी। बीसीओपी का मतलब क्या होता है? ब्लड कोरिडोर ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी इसके अंदर जो ओस्मोलाइट्स है वही विरोध कर रहे हैं, तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? बीसीओपी कहते हैं। इसका मान भी बहुत कम होता है, इसका मान 30 mmHg होता है। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है? जो ब्लड है उसके अंदर प्रेशर उत्पन्न हो रहा है GBHP 60 mmHg, वो क्या कर रहा है? रुधिर के तरल भाग को बोमेन संपुट में धकेल रहा है। लेकिन बोमेन संपुट के अंदर पहले से तरल भाग पहले से पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है? उस नए आने वाले तरल भाग का विरोध करता है। इसे हम क्या कहते हैं? CHP कहते हैं। इसका मान 20 mmHg होता है। अब तीसरा दाब है BCOP। अब BCOP का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, रुधिर वाहिनी के अंदर जो प्रोटीन, आयन और ग्लूकोज हैं, उनमें से आयन और ग्लूकोज तो जल के साथ बोमेन संपुट में आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है वो यहीं पर शेष रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है और जो फेनेस्ट्रा होल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जो एंडोथेलियम लेयर पाई जाती है उनमें हमने पढ़ा था फेनेस्ट्रा होल्स पाए जाते हैं।
यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को देख लेना। तो ये जो फेनेस्ट्रा होल है इनका व्यास हमने बताया था 0.1 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर ये जो प्रोटीन है इनका आकार बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा आकार होने के कारण ये फेनेस्ट्रा में से नहीं निकल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जो तरल भाग फेनेस्ट्रा के माध्यम से बाहर जा रहा है उसका विरोध करते हैं, यानी पानी को अपनी चारों तरफ बनाए रखती हैं। तो ये एक प्रकार का विरोध है। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, BCOP कहते हैं, और इसका मान 30 mmHg होता है। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, 60 mmHg से तो तरल भाग बोमेन संपुट के अंदर आ रहा है, और जो 20 mmHg है वो विरोध लग रहा है, और 30 mmHg भी विरोध लग रहा है। और यदि हम नेट फोर्स की बात करें, जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लेते हैं NFP, यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी पूरा यदि हम सारे दाब की मिलाकर बात करें तो पूरा निस्यंदन कितना हो रहा है। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है परानिस्यंदन तो हो ही रहा है, चाहे कुछ भी दाब लग रहा हो, ऊपर लग रहे हो नीचे लग रहे हो, लेकिन हमें पता है कि जो यूरिया जल है और आयन ग्लूकोज है वो नीचे आते ही है। तो हम NFP का मान निकालने के लिए हम कह सकते हैं GBHP, यानी जो ब्लड है वो इसके अंदर कितना प्रेशर लगा रहा है वो। अब उसके विरोध में भी दो बल हैं, तो विरोध के बल को दर्शाने के लिए हम माइनस करते हैं, तो -CHP और -BCOP, यानी GBHP यहाँ से 60 mmHg से दाब लगा रहा है, 60 mmHg से जो तरल भाग है वो अंदर जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो तरल भाग पहले से है वो एक बल लगाता है, इसे हम कहते हैं CHP, यानी 60 mm से तो इधर आ रहा है और 20 mm वापस लग रहा है। तो टोटल अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की हो गई 40 mmHg, यानी हमारा जो अंदर का दाब है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो अभी भी चल रही है, अब अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी एक और दाब बच रहा है, उसे हम क्या कहते हैं BCOP, यानी जो प्रोटीन है वो जल को जाने नहीं देती है, वो 30 mmHg का विरोध बल लगाती हैं। तो यानी 40 mmHg से वापस जा रहा है, लेकिन बोमेन संपुट में आ रहा है, लेकिन जो प्रोटीन है वो उसे जाने नहीं दे रही है, वापस खींच रही है। तो हमारा जो टोटल अगर नेट फोर्स की बात करें तो वो होगा 10 mmHg। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, GBHP जो दाब है उसमें से CHP और BCOP माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो सूत्र बनाया वही भी यही है कि GBHP माइनस CHP माइनस BCOP। GBHP कितना है 60 mmHg माइनस CHP कितना है 20 mmHg और BCOP 30। तो यहाँ पर इसका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना होगा 10 mmHg, यानी जो रुधिर है वो अंदर तो दाब लगा रहा है 60 mmHg का, लेकिन कुछ विरोध बल लग रहे हैं, उसके कारण हमारा जो नेट प्रेशर है वो केवल 10 mmHg ही रह जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इन सभी प्रेशर को, यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को। तो हमें पता है कि परानिस्यंदन होता है, और वो क्यों होता है, ब्लड प्रेशर के कारण होता है। जैसे हम यहाँ पर ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट की लेयर बना रहे हैं, ये मान लो हमारी जो 3 लेयर हैं वो हो गई। इसके अंदर वाली सतह कौन सी है, ग्लोमेरुलस, और यहाँ पर बाहर है बोमेन संपुट। अब हमें पता है यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, परानिस्यंदन हो रहा है, तो यहाँ पर दाब लगेगा, और वो दाब किसके कारण लगेगा, जैसे यहाँ पर हमें पता है तरल भाग होगा, कणिकाएं होंगी, ये RBC WBC प्लेटलेट्स, और उसके अलावा प्लाज्मा, यूरिया, आयन और ग्लूकोज हो गए। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं का गुच्छा है, वहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होता है, और वो प्रेशर उत्पन्न होने के कारण इसके अंदर जो फेनेस्ट्रा होल्स पाए जाते हैं उसके कारण हमारा जो जल है वो बोमेन संपुट में चला जाता है। तो ये जो दाब है इसके अंदर लग रहा है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो दाब लग रहा है, जो जिसके कारण हमारा जो जल है वो बोमेन संपुट में जा रहा है, इस दाब को हम कहते हैं GBHP। इसका मान 60 mm होता है। अब ये रुधिर इतने दाब से ही, हमारा जो तरल भाग है रुधिर का वो इतने दाब से ही बोमेन संपुट में नहीं जाता है, इसके अलावा भी कुछ
विरोध बल लगते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब तरल भाग जाता है तो बोमेन संपुट में तरल भाग आ गया यहाँ पर। अब ये तरल भाग आ गया तो यहाँ पर ये दाब उत्पन्न करता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पदार्थ यदि, जैसे अगर बैलून की बात करें तो उसके अंदर यदि जल पहले से भरा हुआ है और यदि हम और जल भरना चाहते हैं तो जो पहले वाला जल है वो नए जल का विरोध करेगा। तो यहाँ पर जो तरल भाग पहले से है और यदि और तरल भाग आ रहा है तो ये इसका विरोध करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, CHP कहते हैं। तो ये जल के ऊपर वापस से विरोध लगा रहा है CHP। इसका मान कितना होता है 20 mmHg। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो जल है उस पर 60 mmHg तो GbHP लग रहा है, लेकिन 20 mm इधर लग रहा है वापस। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये जो GbHP है ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। कितना हो जाता है 40 mmHg। अब हमें पता है इतना भी नहीं रहता है। अब जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ग्लूकोज आयन और प्रोटीन पाई जाती है, यानी ओस्मोलाइट्स पाए जाते हैं। अब इन ओस्मोलाइट्स में जो प्रोटीन है उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसके कारण वो क्या करती है, अपने चारों तरफ जल को बनाए रखती है, क्योंकि ये क्या करती है, जल से प्रेम करती है, जल को अपने दूर नहीं जाने देती है। अब यहाँ से लगातार जल निकल रहा है तो इसके चारों तरफ जो जल है उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो ये प्रोटीन क्या करती है, इस जल को वापस खींचने का काम करती है। इस पर जो दाब है, ये वाला जो दाब है वापस खींचने का, इसको हम कहते हैं BCOP। और ये कितना होता है 30 mmHg। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमारी 3 लेयर हैं। अब 3 लेयर में यहाँ पर हमारा जल है, जल के ऊपर एक दाब लग रहा है GbHP और यहाँ से दाब लग रहा है CHP। अब टोटल यदि हम इन दोनों की बात करें तो जो GbHP है वो इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। इसका मान 60, इसका मान 20, बहुत छोटा है ये। तो टोटल अगर हम बात करें तो 40 इसका ज़्यादा है। यानी यदि हम इन दोनों की बात करें तो जो GbHP है वो अपने 40 mmHg से जल को इधर लेकर जा रही है, बोमेन संपुट में लेकर जा रही है, लेकिन अभी भी प्रोटीन यहाँ पर उपस्थित है। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करती हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर ही इस जो तरल भाग बाहर जा रहा है उसका जाने का विरोध करती है, यानी वापस खींचने की काम करती है। ये जो GbHP है वो तो दाब लगाकर उधर लेके जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो घर के अंदर है प्रोटीन वो उसे वापस खींचने का कार्य करती है। ये जो प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं BCOP। इसका मान कितना होता है 30 mmHg। और यदि हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना होगा, हालांकि इन दोनों का अगर हम मिलाकर बात करें तो भी ये GbHP की बराबरी नहीं कर सकती है, उससे कुछ मात्रा में कमी रहती है। कितनी कम रहती है, अगर इन दोनों की बात की थी तो हमारा निकला था 40 mmHg और हमारा जो BCOP है वो 30 mmHg प्रेशर और लगा रहा है विपरीत दाब में। तो टोटल अगर हम बात करें तो हो गई 10 mmHg। यानी हमारा जो ग्लोमेरुलस है उससे हमारे बोमेन संपुट में जो रुधिर जा रहा है उसका प्रेशर कितना है, यहाँ पर जो निस्यंद बाहर आ रहा है उसका मान है 10 mmHg। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो रुधिर दाब होता है 60 mmHg, उसके 2 विपरीत दाब लगा दिए जाते हैं। वो कितने होते हैं 20 mmHg और 30 mmHg। तो जो टोटल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना होता है 10 mmHg। और 10 mmHg के कारण 125 ml रुधिर जो है वो 1 मिनट में बोमेन संपुट में प्रवेश कर जाता है। हमारा जो यूरिया निर्माण का पहला स्टेप था परानिस्यंदन वो कंप्लीट हो गया होगा।